हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ कि फाइनली ऐसे टाइम पे आपका एग्ज़ाम हो गया। मतलब कितनी सारी मुश्किलें थी, कितनी अनसर्टेनिटी थी इस एग्ज़ाम के लिए। लास्ट तक भी लग रहा था कि यार होगा कि नहीं होगा। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे भी निकले हैं, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जो पिछले 7 दिन से पढ़ना शुरू किया है, जिन्होंने मतलब पिछले 7 दिनों में भी जिनको उम्मीद थी कि हाँ यार कैंसिल हो जाएगा। इवन आज मेरे एक स्टूडेंट का सुबह सुबह कॉल भी आया, तो मुझे बता रहा था कि सर लास्ट के 7 डेज में मैंने पढ़ाई करी, उससे पहले तो उम्मीद थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा और हम लोग रीट्वीट करने में लगे हुए थे। तो ओवरऑल ठीक है, आप लोगों ने भी काफ़ी लोगों ने ऐसा किया होगा और फाइनली जो भी है एग्ज़ाम हो गया। इसमें हमारा कुछ रोल नहीं, मतलब अपना क्या रोल है, आप अपन स्टूडेंट है और अपन टीचर हैं। हमें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देना था और हम लोगों को आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना था और फाइनली सोल्यूशन बताने हैं। एग्ज़ाम हो गया है, ठीक हुआ, जैसा भी हुआ आप उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अभी आपको सोल्यूशन देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, कुछ गलतियां हो जो फ्यूचर में कभी दोबारा ना दोहराएं तो उसको चेक कर लीजिए। जिन बच्चों को एग्ज़ाम अब रिपीट नहीं करना हो, जिनका हो गया है फाइनल है, तो अपने आंसर की चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए क्या अपना आंसर आ रहा है। जिनको ज़रा सी भी उम्मीद होती है रिपीट करने की, या जो 11th क्लास के बच्चे हैं या जो जूनियर्स हैं, उनको आप लोग रिकमेंड कर दीजिए कि आके यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, क्योंकि नीट का पेपर कैसा आता है, उसका सोल्यूशन कैसा होता है, इसको हम डिटेल में यहाँ पे समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे एक एक चीज़। गेटिंग माय पॉइंट। तो बढ़िया तरीके से यहाँ बताया जाएगा आप लोगों को नीट के एग्जाम का सोल्यूशंस और पेपर का एनालिसिस बताया जाएगा। तो पेपर ओवरऑल मुझे ठीक लगा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप बढ़िया कॉलेज एक्सपेक्ट करते हो तो आई थिंक इस बार आपको बढ़िया मार्क्स लाने पड़ेंगे। अराउंड 150 तो मैं मान के चलता हूँ कि हाँ फिजिक्स में लोगों के स्कोर होंगे, आसानी से होंगे। और इवन हमारे एक स्टूडेंट के भी यहाँ पे 160 के आसपास स्कोर हो रहे हैं, आर्यन नाम का स्टूडेंट है। हाँ, चांसेस हैं कि इसमें आप आराम से 150 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो। अगर आपने हमारे लेक्चर्स पहले देखे होते तो बहुत इजी था ये, मतलब ये सब लाना तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया है और बहुत मैच करता हुआ आया है नोट्स वगैरह को या जो भी हमने पढ़ाया है उन सब चीज़ों को। तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसके सोल्यूशन को देखते हैं जल्दी से। बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला गया है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में, द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन। आप कितना लल्लू सवाल है, क्या है इसके अंदर। येलो दे रखा है भाई, येलो का 4 होता है, वॉयलेट का 7 होता है, ब्राउन जो उसको 10⁻1 होती है, तो मल्टीप्लाई कर दिए 470 हो गया। गोल्ड का ±5% होता है। अब बताओ क्या है इसके अंदर, कुछ भी तो नहीं है, हो गया आंसर, सिंपल है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्या है मतलब कर लीजिए। अब मैं क्या बताऊँ, ये एक्चुअली ओम है, पता नहीं इसमें डालते ही डब्लू हो जाता है ऑटोमेटिक ओम, ठीक है, लगता है ये ओम समझता नहीं है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं जल्दी से हम लोग आगे। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स। ये बढ़िया सवाल है। यहाँ पे क्या गिवन है हम लोगों को, फोर्स गिवन है 3J कैप, आर कितना गिवन है 2K कैप। भाई साहब मैं तो आंसर देखते बता दूंगा, टॉर्क जो आएगा ना वो आता है R×F, और आर कितना है यहाँ पे, आर की वैल्यू है 2K कैप इंटू 3, तो कितना हो जाएगा -6I कैप। सर 6I कैप भी तो हो सकता है बिल्कुल। बच्चे बोलते हैं 6 तो कुछ भी हो सकता है, सारे 6 ही, हम तो 6 देख के करते हैं, R×F कर देते हैं हम तो। अबे यहाँ पे ऐसी बुद्धि नहीं लगानी। देखो यहाँ पे साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी तुमको इसका साइन निकालना हो ना, तुमको तो ये याद रखना है I, J और K। अगर I×J है तो K कैप लिखते हैं, अगर J×K कैप है तो I लिखते हैं, इसके उल्टे नेगेटिव हो जाएंगे। अगर तुमने J×I कर दिया मतलब इसका उल्टा, तो हो जाएगा -K कैप। अगर तुमने K×J कर दिया तो हो जाएगा -I कैप, इसका उल्टा। बस खत्म बात। यहाँ पे K×J था तो माइनस आना था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों ने गलतियाँ करी है ऐसी, कई लोगों ने तो इसका आंसर है ना सेकंड कर दिया, कईयों ने तो पता नहीं क्या कर दिया, कई तो उन्हें भयंकर कंफ्यूज हो गए, चारों ऑप्शन सही है, अब क्या करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kPa and temperature 27 डिग्री दे रखा है यहाँ पे अपने को। Its density is, सो हमको डेंसिटी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। बेटा करना क्या है सवाल के अंदर, देखो यहाँ पे क्या गिवन है हम लोगों को, प्रेशर दे रखा है और प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = ρRT/m। भाई कई बच्चे होते हैं जिनको फॉर्मूले याद नहीं रहते, सर फॉर्मूले याद नहीं रहते, क्या आप जबरदस्ती फॉर्मूले दिखा रहे हो हर चीज़ के। तो बेटा इस चीज़ के लिए आप ये भी कर सकते हो, आपको ये तो याद होगा इसी, PV = nRT।
सिंपल। सो आप क्या करोगे, फटाफट पी को पी रहने दीजिए, एन को लिख दीजिए एम बाई कैपिटल एम इंटू वी इंटू आर टी। अब एम बाई स्मॉल एम बाई वी क्या होता है, रो, तो ये हो जाएगा पी बराबर रो आर टी बाई एम। सही है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो प्रेशर कितना है 249, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे, वही तो निकालनी है यार। आर कितना है 8.3, टी कितना है 300 डिवाइड बाई एम कितना है हाइड्रोजन, तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। जब मैं इसको किस में कर दूंगा, ग्राम से केजी में कर दूंगा। भाई साहब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे किलो पास्कल गिवन है, तो इसको आपको 10⁻3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो 249 और 2 अप्रोक्सीमेटली 500 होता है, इंटू 10⁻3 या 10⁻⁻3 1 हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 8.3 इंटू 300। अगर तुम उड़ा दोगे डबल जीरो को तो बचेगा क्या, बचेगा रो बराबर 5/8.3 इंटू 3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 25। तो आंसर इज 5/25 मतलब 1/5। एंड व्हाट इज 1/5, इट इज 0.2। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, 2 सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड, अरे यार, कनेक्टेड टू ईच अदर वाई स्टॉप कोक। A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely the entire system is thermally insulated. The stop coke is suddenly opened in the process is adiabatic। सिंपल सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें क्या सोचना है यार अपने को जल्दी से ना, तो आंसर इज adiabatic। फटाफट से इसको देखते ही कर देना है अपने को। ये सोल्व करने वाले सवाल सारे नहीं आ रहे हैं ना, कुछ कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो देखते ही हो जाएंगे फटाफट से, ठीक है। तो फटाफट से नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली। जल्दी से देख लेते हैं बेटा इसका आंसर। यहाँ पे 5 kg का एक मास है, यहाँ पे 10 kg का एक मास है। So 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 meter. So ये दोनों के दोनों 1 meter से attached with a negligible mass. Getting my point? The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of। तो पूछा गया है कि भैया 5 kg सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा एक्सीएम लिख दो। एक्सीएम आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 प्लस 10। सो आंसर हो जाएगा 10/15, ये 2/3 एंड 2/3 क्या है, आंसर आया हमारा मीटर में। अगर मैं सेंटीमीटर में करूंगा तो इट विल बी 200/3 विच इज 67 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से देख लीजिए जल्दी से इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से लिख लीजिए, एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट अपना आंसर भी चेक कर लीजिए जल्दी से, कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से बेटा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ऑन सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल टू प्रिज्म। सो पूछा क्या गया, एमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है। तो पूछा क्या जा रहा है, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज नियरली इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा गया। तो ऐसे केस में देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा, प्रिज्म क्या है हमारा, थिन प्रिज्म है। कहाँ लिखा है ये बात, स्मॉल एंगल टू प्रिज्म, सरफेस स्मॉल एंगल टू प्रिज्म है ना, विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड एमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे R1 प्लस R2, यहाँ पे नहीं, हर प्रिज्म के केस में यही होता है। सही बात है। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो E की वैल्यू है वो 0 है। क्यों, एक मिनट, ऐसा क्यों है, E की वैल्यू 0 क्योंकि ये नॉर्मली ही निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि अगर E की वैल्यू 0 है तो R2 की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब जो R1 है वही हमारा A के बराबर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो व्हाट आई कैन से इज कि अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो N1 विच इज 1 इंटू साइन आई, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। गेटिंग माई पॉइंट। सो हम लोग साइन आई को लिख सकते हैं डायरेक्टली आई, और म्यू को तो म्यू ही रहने दीजिए, और साइन R1 को लिख सकते हैं हम लोग R1। सो R1 कितना हो जाएगा हमारा I बाय
म्यू। अब समझ में आ रहा है, आई बाय म्यू हो गया R1। R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इट विल बी आई बाय म्यू, दिस शुड बी इक्वल टू ए, so we know that I will be equals to mu into a, so this is the answer for this particular question, so mu into a is the answer for question number 6। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से देखते हैं अगला सवाल जल्दी से, और नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से, है ना। नेक्स्ट सवाल, ओके स्टूडेंट, तो क्या बोला गया है इसका सवाल में, बॉडी वे 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट ऑफ इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ द अर्थ के आधी हाइट पे पूछा गया है, अपने को आधी हाइट पे निकालना है, चलो फटाफट से निकालते हैं। तो बेसिकली फोर्स अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 72 न्यूटन कहाँ लग रहा था, कहाँ पे लग रहा था 72 न्यूटन, सरफेस पे लग रहा था। सो व्हाट आई कैन से इज सरफेस पे लगने वाला mg 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को हमें लगाना है यहाँ पे और आंसर निकालना है। सो f की वैल्यू कितनी आ रही है, f की वैल्यू हमें निकालनी है, और 72 न्यूटन क्या था, mg था अपना, ये वो f डैश था जो सरफेस पे लग रहा था। ओके, हमें क्या करना है यहाँ पे, हम लोगों को इसको मैं सही लिख देता हूँ थोड़ा सही तरीके से, हमें यहाँ पे f की वैल्यू निकालनी है, 72 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r/2 डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो r से r उड़ा दीजिए, कितना आएगा 1/2, इसको सोल्व करने पे ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इज 3/2 का होल स्क्वायर। सो बेसिकली ये कितना बन जाएगा, f बराबर 7/2 डिवाइडेड बाय 9/4। सो आफ्टर सोल्विंग दिस विल बी 32 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से आगे। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए पूरे को फास्ट तरीके, सिंपल था, कुछ भी नहीं, बस अपने को ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला बेसिकली लगाना है इसमें, और कुछ नहीं करना। ओके, सो क्वेश्चन ठीक है, मतलब फॉर्मूला बेसिस सवाल, ऐसे कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, बट हम लोग कर सकते थे इसको, और आंसर इसका आसानी से निकल सकता था, जो निकल गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से आगे देखते हैं अगला सवाल जल्दी से। ओके, सो इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा फटाफट से। आयरन रोड 599 सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर मीटर, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड इज। तो परमेबिलिटी पूछी गई है बेसिकली हम लोगों को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे म्यू आर निकाल दूंगा। सो म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस एक्सएम। एक्सएम कितना दे रखा है अपने को, 599, इसको ऐसे लिख दीजिए। सो कितना आ रहा है, 600। निकालना क्या है हम लोगों को निकालनी है परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो परमेबिलिटी क्या होती है, वो होती है म्यू आर इंटू म्यू नोट। म्यू आर कितना है, निकाल लिया है 600, म्यू नोट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो इसको सोल्व करा हम लोगों ने, तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻5। चलो चेक करते हैं कौन सा वाला सेट हो रहा है इसके साथ में। तो 24, अगर मैं इसको 2.4 करूं इंटू 10⁻⁻4, सो दिस इज मैचिंग विद द आंसर ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला कि द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। उसके अलावा अगला क्या है, बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग। ना, ऐसा कुछ है ही नहीं ट्रांजिस्टर के अंदर। द बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज। ना, हम जानते हैं ट्रांजिस्टर किस तरह का होता है, तुम लोगों ने देखा भी होगा, इवन उसके अंदर जो बेस होता है वो सबसे ज़्यादा थिन होता है। गेटिंग माई पॉइंट। सो हालांकि मैंने थोड़ा गलत बना दिया इसको, इस तरह से कुछ होता है ना। सबसे ज़्यादा थिन क्या होता है, अपना बेस होता है। तो द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट से देखते हैं नया सवाल, अगला सवाल, फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 200 वोट सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग ए सरफेस एरिया ऑफ दिस। द एनर्जी बाय सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ मिनट इज। तो पूछा क्या गया, ओवरऑल पूछा गया हम लोगों को कि एनर्जी निकालनी है। तो भैया ऐसे सवालों में क्या करते हैं, एक मेरी बात ध्यान समझना, अगर तुमको एनर्जी निकालनी हो, सबसे पहले पावर कितनी आ रही है, तो फ्लक्स कितना है 20 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 20 वोट
पर सेंटीमीटर स्क्वायर 20 वोट एनर्जी आ रही है। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी आएगी? 400 वोट। तो दिस इज द टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड। वोट मतलब जूल पर सेकेंड, वोट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। हमारे पास में कितना टाइम है? 60 मिनट्स। तो टोटल एनर्जी कितनी फॉल कर रही होगी? देखो 400 जूल पर सेकंड फॉल कर रही है, तो 60 मिनट में कितनी करेगी? मल्टीप्लाई बाय 60। सो आंसर कितना हो जाएगा ये? सो ये आंसर हो जाएगा 2 × 4 × 6 24 × 10⁻³ जूल। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे। A short electric dipole have a dipole moment of 16 × 10⁻⁹। सो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। बेटा डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है अपना? 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस इज। मान लीजिए कि तुम्हारा ये डाइपोल था, एक मिनट इसको मैं थोड़ा अलग कलर बनाता हूँ। मान लीजिए कि तुम्हारा डाइपोल था P। हमें क्या करना है बेटा यहाँ पे? मान लीजिए कि ये किसी एंगल पर हमें इस दूरी पे, मतलब यहाँ पे R जो दे रखा है वो दे रखा है 0.6 मीटर, यहाँ निकालना है हमें पोटेंशियल। सो हम जानते हैं कि दिस एंगल इज व्हाट? ये एंगल कितना है? ये एंगल हमारा है 60 डिग्री, है ना। सो हम जानते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं डाइपोल के टाइम पे? हम लोग दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं इसको। इधर आएगा कितना? P cos 60 और इधर आएगा P sin 60। अब P sin 60 के लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन P cos 60 के इसकी एक्सिस पर ही हो जाएगा। सो P cos 60 की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे आएगा वो आएगा KP cos 60 बाई R²। सो बेटा यही हम लोगों को निकालना था। तो यहाँ से हम पोटेंशियल निकालना, तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ विच इज आल्सो गिवन हियर। ओके, एंड P कितना है हम लोगों को दे रखा है? 16 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई cos 60 इज 1/2 डिवाइड बाई R इज 0.6 का होल स्क्वायर। सो बेसिकली ये इससे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? 16/2 इज 8। सो 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 72 डिवाइडेड बाय 0.36। इसको सोल्व करने पे ये आएगा 200। तो देखते हैं 200 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो फटाफट से बेटा इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नए सवाल पे, अगले सवाल पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, अब बात है क्वेश्चन नंबर 12 की। सो सवाल ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बट ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसके अंदर थी, थोड़ी सी बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी इस सवाल के अंदर। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे फास्ट। हाँ जी, सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। द हाइट ऑफ द टावर इज। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है बेटा, कोई टफ सवाल नहीं है। इसको देखो लोग इसको कैसे करते हैं, इसको लोग दो तरीके से कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको हाइट ऑफ टावर निकालनी है अपने को, तो यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल छोड़ी गई है, यहाँ पहुँच चुकी है 80 मीटर पर सेकंड पे। अब काइनामेटिक्स से करो तुम, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन से करो, एक ही बात है ना, मतलब आंसर तो आना ही है। तुम किसी भी तरीके से कर लो। अगर तुम लोग डायरेक्टली इसको एनर्जी कंजर्वेशन से करोगे तो भैया यहाँ पे कितनी एनर्जी थी? यहाँ पे थी ½ m × 20 का स्क्वायर विच इज काइनेटिक, प्लस पोटेंशियल कितनी थी? mgh। दिस शुड बी इक्वल टू काइनेटिक कितनी आएगी लास्ट के अंदर? लास्ट में आएगी ½ m × 80 का स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या माना है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मानी है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली यहाँ से m से m उड़ा दीजिए, अब क्या बचेगा? तो g × h जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो सोल्व करने पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। दो तरीके से सोल्व करने, या तो प्रॉपर तरीके से सोल्व कर लो तो कितना आएगा? 6000। या मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं होने का, फटाफट से a² - b² मतलब a + b a - b। सो a + b इज 100, a - b 60। सो आंसर इज 6000
इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई एच। सो एच कितना हो जाएगा 600। तो 600 यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए। नहीं, छोटी सी यहाँ मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे 2GH और आएगा क्योंकि जो 2 था ना इसको भी मल्टीप्लाई करना था हम लोगों को। ओके, सो इसको 2 से इधर रहने दीजिए, इसका आंसर आएगा 300। सो 300 शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पे हाफ वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें ना छूट जाए कहीं की पता पड़ा की गलती हो जाए। सो इसी का ध्यान रखना है, यहाँ पे 300 यहाँ पे आंसर है। ओके स्टूडेंट, सो बढ़ते हैं नए सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 13 करने की। देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, देखिए देखते हैं ध्यान से। रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड विद ओके 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 ओके, क्या बोल रहा है देखो, उसने ऐसा बोला है कि एक मीटर ब्रिज जो है, इस तरह का मीटर ब्रिज था, ये जो की लगी हुई थी यहाँ पे। इन्होंने क्या बोला है कि 3:2 में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और बोला क्या गया है कि रेजिस्टेंस बैलेंसेस, ये ओम लिखा हुआ है एक्चुअली ना, 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट, तो यहाँ पे बेसिकली 10 ओम लिखा हुआ है। एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 1.5 मीटर थी। देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, सो लेंथ ऑफ 1 ओम पूछी जा रही है, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग इस रेजिस्टेंस वायर को निकाल लेते हैं, कितना आएगा। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो R/3 दिस शुड बी इक्वल टू 10/2। सो सोल्व करने पे जो R की वैल्यू आ रही है वो आएगी 15 यहाँ पे ओम। 2 को मैंने डिवाइड कर दिया 10 को 2 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 15। सो बेटा यहाँ पे R जो आ रहा है वो 15 ओम आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, R कितना आ रहा है, 15 ओम आ रहा है। ओके, अब बात क्या है कि हमसे क्या पूछा कि द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस, तो 1 ओम का कितना लेंथ हो जाएगा। बात क्या है कि अगर 15 ओम की लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है, ओके, सो 1 ओम की कितनी हो जाएगी, जस्ट डिवाइड 1.5 बाय 15 and answer will be 0.1. So 0.1 is the answer, which is option number 3. 1 multiplied by 10 to the power minus 1 meter. Okay student, so ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो चुका है, जल्दी से हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट जल्दी से। हाँ जी, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है, व्हेन यूरेनियम आइसोटोप, ठीक है, सिंपल सवाल है, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 235 92 U दे रखा है, इसमें हम लोगों ने क्या करा, एक न्यूट्रॉन डाल दिया, तो न्यूक्लियर रिएक्शन है। सो हुआ क्या कि हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला है 89 Kr क्रिप्टॉन, 36 प्लस समथिंग, उसको X मान लीजिए, प्लस 3 न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं ध्यान से समझूँ तो यहाँ पे कितना है, 92 थे यहाँ पे, यहाँ 36 हो जाएगा। अब देखो हम लोगों को क्या है ना कि एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम होने चाहिए, तो एटॉमिक नंबर मतलब 92 इधर थे, इधर 36 से, तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए कि बैलेंस कर जाए, तो ये बैलेंस जो करेगा वो 56 से कर रहा है। ओके ठीक है, तो यहाँ भी इसका मतलब 56 होने वाला है। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर 235 था प्लस एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा दिया था हम लोगों ने, 236 टोटल मास नंबर होना चाहिए। बट इधर कितना हो रहा है, इधर हो रहा है 89 प्लस इसका मान लो स्मॉल x प्लस इसका मान लो 3। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 236 माइनस 89 प्लस 3 इज 92। सो बेसिकली इट इज x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4, और 23 में से अगर हम 9 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये जाएगा 144 टोटल। सो 144 बेरियम इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिए बेटा। ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 15 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। जल्दी से देख लेते हैं इसको।
पूछा क्या गया, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड। सेंटर ऑफ सोलेनोइड क्या होता है बेटा, अगर मुझे बी निकालना हो तो ये हो जाएगा म्यू नोट एन आई, एंड व्हाट इज म्यू नोट, इट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो दे रखा है यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय, अगर मैं लेंथ से डिवाइड करूंगा तो लेंथ कितनी जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं मीटर में कन्वर्ट करके इसको कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर मैंने करंट लिख दिया 2.5 एम्पियर। ओके, तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, इसको उड़ा दीजिए, ये आएगा 5, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20, सो इट विल बी बेसिकली 2000 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। सो बेटा 3.14 होता है पाई मल्टीप्लाई बाय 2 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 रह जाएगा ये। सो 6.28 इंटू 10 टू पावर -4, सेकेंड इज द ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका है। जल्दी से देखते हैं अगले सवाल पे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा पेपर होता है। ऐसे तो लंबा नहीं होता बट ठीक है, हम लोग जल्दी करना समझाना भी है यहाँ पे, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस इज, क्या बात करी गई है उसकी, मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है भैया, ध्यान से फटाफट समझिए। मोनो एटॉमिक के लिए देखो एक्चुअली होता क्या है ना, F/2 हम लोग क्या लिखते हैं, KB इंटू T। तो F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3। सो आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 KBT। सिंपल सवाल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, जल्दी से देखिए फटाफट से। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to height h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is. So mass पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी तो नहीं है बट इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से हम लोग। इसको देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर हम करना चाहेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in water and water is rises इन इट टू ए हाइट ऑफ h। सो h हाइट तक वाटर राइज किया हुआ है। सो बेटा फटाफट से इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब है ना, हम ये जानते हैं कि भैया इस तरह से पानी वगैरह यहाँ पे भर जाता है, ऊपर राइज कर जाता है, ठीक है। इसकी हाइट अगर मैं यहाँ पे h मान लेता हूँ तो बेसिकली ये h होता क्या है, ये h होता है 2t बाय, ये h होता है 2t बाय ρg r। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली यहाँ पे 2t बाई ρg r होता है और h की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे h दे रखा है हम लोगों को। अगले ही पार्ट में अगर मैं देखूँ h डैश तो वो हो जाएगा 2t, क्योंकि t इज द सरफेस टेंशन, वो चेंज नहीं होने वाला, डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली, g चेंज नहीं होने वाला, r चेंज हो गया 2r। सो ये एक्चुअली हो कितना गया है, h डैश की जो वैल्यू है वो h/2 हो चुकी है, मतलब जो हाइट है वो आधी हो गई है। तो पहले मास कितना था, पहले मास था 5 ग्राम, ठीक है, मास कितना था 5g दे रखा था। अभी नया मास कितना हो जाएगा, नया मास हो जाएगा भैया, देखो मास एक्चुअली होता क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³, नॉट सॉरी, अब ये तो ट्यूब है ना, तो ट्यूब का क्या हो जाएगा वॉल्यूम यहाँ पे, पाई r² इंटू हाइट h। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा था, और अब कितना हो जाएगा मास, अब हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई पाई, रेडियस 2 हो चुका है 2r। सो 2r का यहाँ पे मैं स्क्वायर करूँगा और हाइट जो है वो आधी हो चुकी है। सो अगर मैं इसको पूरा सोल्व करूँगा तो 4r² में 2r² ये हो जाएगा, जो पहले मास था 5 उसका जस्ट आधा हो गया और आंसर इज 2.5। सो 2.5 सेकेंड ऑप्शन इज मैचिंग विद आवर आंसर। सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में। ओके स्टूडेंट, तो फटाफट से अगले सवाल भी देखते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 18 नंबर सवाल, द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, अरे 1:1 होता है यार यहाँ पे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर इज 1:1। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मैं इतना तो अज्यूम करके बैठा हूँ कि आपने क्वेश्चन तो कम से कम पढ़े होंगे, ठीक है, ये तो अज्यूम कर सकता हूँ ना यार। Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of the telescope whose objective has a diameter of 2 meter. तो इसको फटाफट देख लेते हैं क्या होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन।
सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.22 इनटू लैम्डा बाय ए। सो 1.22 ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है आपको। तो लैम्डा कितना है यहाँ पे, लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹, सॉरी इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो। सो बेटा ये कितना हो जाएगा, 600 यहाँ पे दे रखा है हम लोगों को लैम्डा, इसको अगर मैं एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा 6000 इंटू 10⁻⁻10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6000 एंगस्ट्रॉम। सो तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 6000 डिवाइड बाई ए इज 2। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 1.22 इंटू 6000 बाय 2, इसको सॉल्व कर दीजिए हो जाएगा 3000, और 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.22 ये हो जाएगा 3.66 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय, मतलब आ किस में रहा है ये, एक्चुअली ये एंगस्ट्रॉम में था 10⁻⁻10। अब इसको सॉल्व कर 10⁻�7 आ रहा है 3.66 10⁻�7 रेडियन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 19। जल्दी से देखते हैं अगला सवाल। ए वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट। बेटा जल्दी से इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है द वायर द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड। सो हुआ क्या है कि भैया हम जानते हैं कि F बाई एरिया इंटू वाई डेल्टा L बाई L, तुम्हें ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो फोर्स बाई एरिया, फोर्स कितना था mg लगा, एरिया को एरिया रहने दीजिए, यंग्स मॉडुलस हमें निकालना है। चेंज इन लेंथ इज L1 बाई L डिवाइड बाई L। सो यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है mgl बाय a L1 माइनस L। सो mgl बाय a L1 माइनस L, दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो फटाफट से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बेटा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का ये आंसर हो जाएगा। जल्दी से फास्ट तरीके से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे फास्ट। The energy required to break one bond in DNA is 10⁻⁻20 joule. This value in electron volt is nearly. So basically हमें करना क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालने के लिए भैया मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जूल में दे रखा है, 1 सेकेंड, यहाँ पे जूल में तो मुझे दे रखा है। तो आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए बस डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा आंसर आ चुका है। अब कितना आएगा, इसको सोल्व करा हम लोगों ने, तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा 1.6 10⁻⁻1। ओके, सो इसको सोल्व करो, इसको कितना आएगा 0.625 इंटू 10⁻⁻1। तो ये आ रहा है 0.06। तो 0.06 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फटाफट से बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन को, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, अरे यार, इन सर्टेन रीजन ऑफ, यहाँ क्या दे रखा है बेटा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, मतलब कॉन्स्टेंट है, सब जगह सेम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। समझ में आनी चाहिए ये बात, तो बिना सोचे समझे सीधा आंसर लगा दीजिए 0 वोल्ट यहाँ पे सीधा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। द मेन फ्री पाथ ऑफ अ गैस विद मोल डायमीटर एंड नंबर डेंसिटी एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। डायरेक्टली इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, और इसका जो आंसर आता है वो आता है 1 बाय, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, √2 n पाई d स्क्वायर। तो आई थिंक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 23। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अगले सवाल पे देखते हैं बेटा जल्दी से। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये डी ब्रोगली लिखा है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.227 10⁻⁻2 नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज। सो बेटा यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली हम लोगों को
हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो वेवलेंथ लिखी हुई है, वेवलेंथ क्या लिखी हुई है, वेवलेंथ लिखी हुई है 0.1227, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ठीक है। सो दिस इज द, एक मिनट में चेक कर लूँ ये सही तो लिखा है ना, नैनोमीटर में ही, ठीक है, ओके। सो लैम्डा हम लोगों को गिवन है यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू होती है 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी। सो बेटा लैम्डा कितना गिवन है यहाँ पे 0.1227, दिस शुड बी इक्वल टू 12.27 बाय रूट वी, ओके। सो इसमें क्या करा हम लोगों ने, इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे से जो रूट वी आएगा वो आ रहा है हमारा 100, सो वी हो जाएगा हमारा 10 to the power 4। तो 10 to the power 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो फटाफट इसका नोट डाउन कर लीजिए बेटा जल्दी से, फास्ट तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या बोला गया यहाँ पे, इन ए गिटार 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beat of frequency 6 Hz। सो मान लीजिए कि भैया जो फ्रीक्वेंसी थी, ये अच्छा सवाल है, फ्रीक्वेंसी थी A वाले की और फ्रीक्वेंसी थी B वाले की, दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है 6 Hz। When the tension in the B is slightly decreased, अगर B की टेंशन स्लाइटली कम कर दी हम लोगों ने, सो अब जो बीट फ्रिक्वेंसी आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 हर्ट्ज। सो भैया बीट फ्रिक्वेंसी बड़ी तभी बढ़ेगी जब जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी की जो फ्रिक्वेंसी वो चेंज करी हम लोगों ने और वो कम हो गई, तो यहाँ पे ओवरऑल बीट फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए, वो बढ़ गई है 7। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इज़ 530 हर्ट्ज, सो यहाँ से अब हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो एफ बी की 2 वैल्यू पॉसिबल थी वैसे, या तो 536 और 524, ओके। सो हुआ क्या था कि अगर देखो यहाँ पे मैं 530 मान लेता हूँ, यहाँ मैंने क्या माना 530, अब ये 7 कब आ सकता है, जब इसकी वैल्यू 523 होगी, और इसकी वैल्यू 523 कब होगी, जब इसकी वैल्यू 524 थी और वहाँ से 523 हो गई। अब इसकी वैल्यू अगर ऑलरेडी 536 होती तो ऑब्वियस बात है यार, इसको 523 आना इतना आसान नहीं था, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे अगर ये मैं इस तरह से इसको 524 मानूंगा तो ये 523 हो जाएगी कम करने पर, डिक्रीज करने पर, और जो आंसर है बीट फ्रिक्वेंसी का वो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो करेक्ट फ्रिक्वेंसी थी वो 524 थी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट। सो अगले सवाल पे देखते हैं फटाफट। 25 नंबर सवाल हो गया, इसको आंसर नोट कर लीजिए। A 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit is nearly. So RMS value की बात करी गई है यहाँ पे। So basically अगर मुझे करंट निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे V by XC निकालना पड़ेगा। V को V रहने दीजिए, XC की वैल्यू होती है 1 by ओमेगा C। सो बेटा ये हो जाएगा V इंटू ओमेगा C, सही है ना। अच्छा V कितना है, V है 200, ओमेगा कितना है, ओमेगा हो जाता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी विच इज़ 50 मल्टीप्लाई बाय C। C कितना है, C हमको दे रखा है 40 माइक्रोफैरेड। सो इसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है, इसको सोल्व करके देखते हैं फटाफट से। इन्होंने आंसर भी पाई के टर्म्स में नहीं दे रखा, तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इज 100। सो बेसिकली ये हो जाएगा बेटा 200 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा 800। तो ये बन जाएगा 8000 इंटू 100 इंटू पाई इंटू 10 to the power -6। ये 3 0 2 0 मिला के कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा 8 इंटू पाई। सो 8 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -1। सो कितना होता है 24 होता है अप्रोक्सीमेटली, 2.4 समथिंग आंसर आना चाहिए। ये हो जाएगा कितना बेटा, इसको सॉल्व करा मैंने 8 इंटू 10 to the power -1, 2.48 आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। 4 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा सोल्यूशन। तो फटाफट से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर तुम लोगों ने अकेड लर्निंग के लेक्चर्स देखे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि यार इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे हम लोगों ने
क्लास के अंदर ही ले रखे हैं, लेक्चर्स में ही ले रखे हैं। आप चाहो तो कैपेसिटर का लेक्चर देख भी लीजिएगा, है ना, आपको मिल जाएगा अकेड लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर ही। पूरा का पूरा चैप्टर रखा हुआ है वहाँ पे, मतलब रखा हुआ क्या, पूरा चैप्टर है, आप उसको देख सकते हो ना। सो उसमें देखना आपको मिल जाएंगे इस तरह के सवाल बहुत इजीली, इससे तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल इसमें है, मिलेंगे आपको। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू रिवर्स बाइस ओनली। अगर हम लोग रिवर्स बाइस को इंक्रीज करते हैं, करंट को, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन, अगर हम लोग क्या करते हैं रिवर्स बाइस को, रिवर्स बाइस में अगर लगा रखा है हम लोगों ने, उसके बाद अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो वो विड्थ इंक्रीज हो जाएगी किसकी, डिप्लेशन लेयर की। सिंपल, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन 27 का। अब देखते हैं अगला सवाल 28। इसका आंसर आएगा, ब्रूस्टर्स एंगल की बात करी गई है भैया 45 से 90 के बीच में, सीधा सिंपल आंसर है, सोचना क्या है इसके अंदर, है ना। तो सिंपल सवाल है, 45 से 90 के बीच में इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन वही जो क्लास में कराए हुए हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। सो बेसिकली बात क्या करी गई है यहाँ पे, फेज डिफरेंस की बात करी गई है। एक्स, भाई साहब ध्यान रखना, अरे यार भाई साहब ध्यान रखना, एक्स जो होता है और जो एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन है, इन दोनों का जो फेज होता है उसका डिफरेंस होता है पाई। ठीक है, पाई होता है इसका डिफरेंस। सो बेसिकली पाई फेज डिफरेंस होता है एक्स और ए का, एक्सेलरेशन का। सो अगले सवाल बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें फटाफट देखते हैं। हमने डायग्राम बनाया है ना, और डायग्राम में 15 सेंटीमीटर बाहर, मतलब सेंटर से अगर 15 सेंटीमीटर है, अगर मान लीजिए ये सेंटर से 15 सेंटीमीटर ना होकर अगर मान लीजिए कि ये होता 10 सेंटीमीटर से कम होता तो जीरो आता, तो फिर उस केस में अंदर हो जाता। पर अभी बाहर की बात हो रही है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, KQ/R²। के की वैल्यू गिवन है 9 × 10⁹। गिवन क्या हमेशा फिक्स होती है, यही वाली आंसर है इसका, यही वाली होगी। मल्टीप्लाई बाई Q 3.2 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई R। R है 15 सेंटीमीटर, तो मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.15 का होल स्क्वायर। बेटा इसको सोल्व करना है आप लोगों को, तो ठीक है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3.2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 0.15, कितना होता है 0.15। तो मैं एक काम करो, सबसे पहले तो इसका ऊपर ले जाइए, तो कितना बन जाएगा, 10⁴ हो जाएगा। तो क्या करा आपने, देखो 10⁻, ये कितना बन जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 लिखा हुआ है, तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻+4 बन जाएगा। 10⁻9 और 10⁻⁻7 दोनों मिला 10⁻2 रह जाएगा, तो ये टोटल बन जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाय, इधर कितना हो जाएगा बेटा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, उड़ा दीजिए 3 से, ये 5, इसको उड़ा दीजिए, ये 5। सो बेसिकली कितना आ रहा है, ये 3.2 डिवाइडेड बाय 5 × 5 × 10⁻6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हालांकि मैं अपने अलग तरीके से करूँगा, पर मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से हम लोग फटाफट से एग्जाम में आंसर निकाल सकते हैं। इसको कर दीजिए 5 × 5, इसको फिर से काट दीजिए, तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64। फिर से इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाएगा 1, उसके बाद कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद जाएगा 128। सो बेसिकली ये आ रहा है 128 यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर आंसर। तो 128 × 4 इज द आंसर। एक मिनट, मैं पहले जीरोस वगैरह चेक कर लेता हूँ बेटा। इसको मैंने 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 320 हो गया, तो 320 डिवाइडेड बाय 5 वो हो जाएगा 64। 64 को डिवाइड किया 5 से, तो कितना आ रहा है हमारे पास में, 64 को डिवाइड करने में 12.8 आ रहा है बेसिकली ये। ओके, सो ये आ रहा है 12.8। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर चेक करना है, आंसर कौन सा वाला मैच करेगा। अगर मैं इसको 12.8 को 1.28 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.28 × 5। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन को, फिर देखते हैं अगला सवाल जल्दी से, फास्ट। 31, एक मिनट, 31 ठीक है, चेक कर रहा था 31 है ना। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम
इज 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। सो कैपेसिटेंस कितनी थी भैया, 6 माइक्रोफेरेड थी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफेरेड। तो नई कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 30 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होती है भाई, अगर मुझे कैपेसिटेंस एकदम से बढ़ गई सी डैश तो कितनी हो जाती है, वो एप्सिलॉन आर इनटू पुरानी कैपेसिटेंस हो जाती है, ठीक है। सो इसका मतलब पुरानी कैपेसिटेंस कितनी थी, 6 थी। एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, इसका मतलब वो हो जाएगा एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, 5। ओके, लेकिन पूछा क्या गया है, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम नॉट रिलेटिव परमिटिविटी। सो मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। सो व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, इट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके स्टूडेंट, सो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, अब यहाँ आंसर निकालना है फटाफट से। सो कितना आंसर आएगा, यहाँ देखो 8.85 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 8.8 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 इंटू 10 टू द पावर -12। सही है, मतलब 8.8 बेसिकली क्या होता है, 8.8 अगर मुझे जल्दी करना होता तो 8.8 को मैं डिवाइड कर दीजिए, 88/10 लिख दीजिए। तो 88/10 इंटू 5, देखो ऐसे सवालों को ऐसे करो, 88/10 इंटू 5 से उड़ाया 2, 44 आ रहा है। ये तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में इसको मन में ही करने लग जाओगे फिर। चलो ठीक है, अब तो तुम डॉक्टर बनने वाले हो, क्या मतलब है, बट 44 इंटू 10 पावर -12। सो चेक करते हैं कहाँ पे सेट हो रहा है आंसर। ये आंसर सेट हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं -12 का -2 निकाल देता हूँ तो ये आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99। बेटा इसका आंसर है 9.98। कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो मैं करता हूँ मैं तो बता रहा हूँ। सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दो और जिसका छोटा सिग्निफिकेंट फिगर उसका लिख दो बस। तो 9.98 इज द आंसर। आई मेरी बात समझ में। अगले साल में बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से, मतलब पॉइंट के बाद जिसका छोटा उसको लिख दो। पॉइंट के बाद किसका छोटा, 0.99, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे तो 0.99 वाला देख लो। इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्ट। बेटा यहाँ पे क्या गिवन है, ध्यान समझिएगा। व्हेन L इज रिमूव्ड, अगर L को रिमूव कर दिया हम लोगों ने, L को रिमूव करने का मतलब क्या है, फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। एंड अगर हम लोगों ने C को रिमूव करा तब भी π/3 आया। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं एक बात समझूं, अगर तुम ध्यान समझो तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। पावर फैक्टर बेसिकली होता क्या है, R/Z। आई मेरी बात समझ में। बेटा मेरी बात ध्यान समझे, यहाँ पे L को हटा रहे हैं तब भी π/3 फेज डिफरेंस आ रहा है, और अगर C को हटा रहे हैं तब भी π/3 आ रहा है। इसको देखते तुम्हारे दिमाग में एक बात चमकनी चाहिए कि इसका मतलब XL बराबर XC है, इसका मतलब रेजोनेंस है, इसका मतलब R बराबर Z है, इसका मतलब पावर फैक्टर 1 है। सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा दिमाग में देखना चाहिए कि भैया ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, खत्म, आंसर हो जाएगा 4। आई मेरी बात समझ में। फटाफट से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फास्ट। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर। स्ट्रेस का डायमेंशन भैया क्या होता है, जो प्रेशर का होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मास एक्सेलरेशन का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन, ML-1 T-2। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is doubled? So बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक बढ़िया चीज़ समझाता हूँ, देख समझना। पहले कितनी थी, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ पहले केस में तो वो हो जाएगी H/2 माइनस H न्यू नोट, और ये जो H न्यू नोट था ये 1.5 टाइम्स था। What will be the photoelectric current if the frequency is half? अगर मैंने फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, और अगर जैसे फ्रीक्वेंसी में हाफ करूंगा तो ये बेसिकली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी
0.75 h न्यू नोट, सो विच इज लेस देन h न्यू नोट। अगर वो थ्रेशोल्ड से भी कम हो गई, वर्क फंक्शन से भी कम हो गई, तो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सो आंसर इज 0। अब समझ में आया, क्योंकि जो वैल्यू थी ना वो उससे भी कम हो गई जो जितनी मिनिमम चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड मतलब वर्क फंक्शन से भी कम हो गई। ओके स्टूडेंट्स, सो फटाफट से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। 35 सवाल हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं नए सवाल पे। द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। क्या पूछना है इसके अंदर यार, सीधा सीधा सवाल है, आंसर लगाना है। फिजिक्स भी इतनी सिंपल आ रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है अब तो कि कहाँ आ गए हम लोग। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना दे रखा है हम लोगों को, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दे रखा है हम लोगों को, हैज़ मोबिलिटी इज, मोबिलिटी की बात करी गई है भैया। मोबिलिटी क्या होती है हम जानते हैं, मोबिलिटी होती है वी डी बाय, हम लोगों को क्या बोला गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी डी कितनी है 7.5 10⁻⁻10 इंटू फील्ड कितनी दे रखा है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10। ओके स्टूडेंट, सो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁻6। चलो चेक करते हैं, 2.5 10⁻⁻6 एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल, क्या है इसमें, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। सीधा फॉर्मूला बेसिस सवाल है। मैक्सिमम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ कॉपर। सो भैया कॉपर के केस में ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बढ़ती है रेजिस्टिविटी, लीनियरली नहीं बढ़ती, स्लाइटली वेरी करती है लीनियरली से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भाई 2 ही ऑप्शन करेक्ट हो पाते हैं यहाँ पे, लीनियर वाला तो हो ही नहीं सकता, तो एक यही बचा, ये दोनों होंगे ही नहीं, ये घटती तो है ही नहीं, बढ़ती है वो तो। हाँ, 2 बॉडीज ऑफ मास 4 and 6 टाइड टू एंड्स, ठीक है ठीक है ठीक है। नीचे क्या करना है यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए कितना 6G, यहाँ लिख दीजिए 4G, ऊपर लगा दीजिए टेंशन T, यहाँ लगा दीजिए टेंशन T। ठीक है, तो करना क्या है हम लोगों को, हम लोगों को करना है 6G माइनस टेंशन T बराबर 6 इंटू एक्सेलरेशन A। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इस केस में क्या हो जाएगा, देखो ये नीचे अगर जा रही है एक्सेलरेशन A से, तो ये ऊपर जाएगा, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, T माइनस 4G बराबर 4 इंटू A। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2G बराबर 10A, और ये हो जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो आंसर आएगा G/5 G/5 G/5। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फटाफट से ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे फास्ट। स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0. अरे यार एक मिनट, इतना दे रखा है, एंड देर आर 50 डिविजन इन इट सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। तो पिच की बात करी गई है। सो लीस्ट काउंट क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं पिच डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बोला गया है, लीस्ट काउंट डिवीजन से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 50 डिवीजन से मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे। सो बेसिकली अगर मुझे पिच निकालना होगा, सो पिच कितना आएगा, लीस्ट काउंट दे रखा है हम लोगों को ऑलरेडी 0.01 इंटू 50। सो पिच कितना आ रहा है बेटा, सोल्व कीजिए इसको सोल्व करने से जो पिच की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5। 0.5 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो फटाफट से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर जल्दी से। अगला सवाल देखते हैं बेटा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला गया है उसको समझिए। फ्रिंज विड्थ की बात करी गई है, जिसकी बात करिए सीधा उसको लिख दो लैम्डा d बाई स्मॉल d। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स डबल्ड। मतलब इसका मतलब बीटा डैश निकालना है, इसको डबल कर दिया, इसको हाफ कर दिया, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल, क्या करना है इसके अंदर, हो गया आंसर, लिख दो आंसर फटाफट से। अबे यही तो करा ना, डी को डबल कर दिया इसने और स्मॉल डी को हाफ कर दिया, तो क्या 4 गुना हो जाएगा, खत्म बात। अगला सवाल, फॉर द लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज। तो ट्रुथ टेबल की बात करी गई थी कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए और बी अपने ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इनको छोड़ो अभी बाहर में जाए। अपने लिखो 0 0, जब 0 यहाँ पे डालेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके, जब यहाँ 0 यहाँ 1,
तो बेटा यहाँ पे 0 डाला हम लोग तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये 1 और 1 मिला के एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि 1 और 1 मिला के क्या बन जाएगा यहाँ पे 1, और 1 और 1 जब मिला के 1 बनेगा, 1 का उल्टा फिर 0 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर आना चाहिए 0। तो 0 0 1 0 0 का 0 आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है। और देखते हैं, अगर मैंने 0 और 1 किया, जब मैंने 0 डाला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जब मैंने यहाँ 1 डाला तो यहाँ हो जाएगा 0। 1 और 0 का हो जाता है कितना 1। आई मेरी बात समझ में? 1 और 0 का हो जाएगा 1 और 1 का उल्टा हो जाएगा 0। सिमिलरली 0 और 1 का भी अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0 दिया तो यहाँ हो जाएगा 1। 0 और 1 का फिर से 1 और 1 का उल्टा कितना जाएगा 1 का उल्टा 0। 1 और अगर मैं 1 दूंगा तो ये दोनों बन जाएंगे 0। 0 0 मिला के 0 बनेगा और 0 का उल्टा 1 बनेगा। तो ये वाला गेट तो भैया किससे मैच कर रहा है? ये वाला कर रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड से। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42। ओके, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5, अरे क्या सवाल है यार, ये बराबर MC स्क्वायर कर दो। क्या करना है इसमें? M की वैल्यू डाल दे 0.5, C की वैल्यू डाल दे, C कितना 3 × 10⁸, 9 × 10⁻16, कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है आंसर वही है। तो कितना आएगा? 4.5 आ रहा है साहब, 10⁻16 ये आंसर है। क्या करना है? लल्लू सवाल था बिल्कुल। अगला सवाल देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड? सिंगली आयोनाइज नियोन एटम, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है वो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके लिए वैलिड होता है, इसलिए ये वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। R1 इज इक्वल टू 1.5 R2 थ्रो। क्या बोला गया है यहाँ पे? रेशियो पूछा जा रहा है यहाँ पे। आई मेरी बात समझ में? सो बेसिकली क्या बात करें, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। सो बेटा Q क्या होता है? MS∆T। अगर मैं Q1 और Q2 लिखूंगा, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर्स ऑफ रेडियस R1 और R2। तो बेसिकली डेल्टा Q किसके प्रोपोर्शनल आएगा? मास के। दोनों कॉपर है तो S सेम है, डेल्टा T दोनों का सेम है, मास के। मास किसके प्रोपोर्शनल आता है? 4/3 पाई R³ इनटू डेंसिटी, दिस इज द मास। अब दोनों ही कॉपर के लिए डेंसिटी सेम होगी, 4 और पाई और 3 भी सेम होगा, तो इसका मतलब R पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब Q1 किसके ऊपर निर्भर करेगा? R1³ पे, और Q2 R2³ पे। सो R1 बेसिकली कितना है? R1 है 1.5 R2 और R2 खुद भी R2 है, इसका क्यूब कर दो 3/2। 3/2 का तुम क्या करोगे? क्यूब करोगे अगर, तो कितना हो जाएगा? 3/2 का क्यूब। सो आंसर इज 27/8। सो बेटा ये ऑप्शन हम लोगों ने सोल्व किया, इसको फटाफट इसका सोल्यूशन लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट तरीके से। ये हम लोगों ने किया है। आप लोग एक बार अकेडमी लर्निंग के पुराने लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो इसी से संबंधित आए हैं। जो हम लोगों ने पढ़ाया है ना, वहीं से उठ के क्वेश्चन आ गए। मतलब नीट तो यार इतना ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, कि जैसा बताया गया था बिल्कुल वैसे ही सवाल आए हैं। तो बाकी सिंपल है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आई थिंक यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना चाहिए, तभी आप लोग अच्छा एग्ज़ाम यहाँ पे, मतलब अच्छा आपको कॉलेज तभी मिल पाएगा जब आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहाँ पे अराउंड मेरे ख्याल से 150 तो आराम से यहाँ पे स्कोर कर लेगा एक अच्छा बच्चा। मतलब एक जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे 150 तो आराम से लेके चला जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट को भी कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, जिसके 160 अबव यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं। आप फटाफट से इसको बेटा नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलो हम लोग आप तैयारी करेंगे अगले एग्ज़ाम की, ओके, जो कि कौन सा एग्ज़ाम है? JEE एडवांस। JEE एडवांस वाले बच्चे या जिनके भी आस पड़ोसी हो JEE एडवांस वाले, उनको बोल दीजिएगा तैयार रहिए, क्योंकि अब हम JEE एडवांस के लिए कुछ कुछ चीज़ें ले लेके आने वाले हैं, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, चलो जो भी है। बट नीट का एग्ज़ाम खत्म हो गया, ये बहुत खुशी वाली बात है। कम से कम एग्ज़ाम हो गया, ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम हो गया जिसकी संभावना भी नहीं लग रही थी एग्ज़ाम होने की। कई बच्चे तो कोशिश कर रहे थे कि यार पोस्टपोन हो जाए, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक है जो भी है। थैंक यू।